वसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों, ख़ास तौर पे जनाब सफ़ीर तिब इरशाद देलवी साहब, साबिक़ असिस्टेंट रजिस्ट्रार जनाब मकसूद अहमद साहब, पाक आगोश के रूए रवां जनाब डॉक्टर दुर्रानी साहब, जनाब हकीम मोहम्मद सरवर साहब, जो इस मुख्तलिफ प्रोग्रामों की काविशों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और इस वक्त भी बाकायदा इस मर्ज़ के हवाले से जो हमारा आज उन्वान है उसके लिए बाकायदा वो प्रैक्टिकल के लिए वो लगे हुए इस वक्त काम कर रहे हैं और उनके साथ जनाब हकीम अशफाक साहब जो इस नुस्खे को तैयार कर रहे हैं, तो वो लोग अपना काम जारी व सारी रखे हुए हैं। कासमी एजुकेशन सोसाइटी की बुनियाद 2003 में वालिद मोहतरम हकीम मोहम्मद कासिम रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी जद्दोजहद और काविशों के बाद इसकी संग बुनियाद रखा और फौरी तौर पर उन्होंने कासमी तिब्बिया कॉलेज की बुनियाद डाल दी कासमी एजुकेशन सोसाइटी के तहत। लेकिन उनकी सेहत अचानक अलील होने के बाद दौरे दुनिया से वो वफात पा गए। अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उनका मिशन था कि कैसा मयारी तिब्बिया कॉलेज कायम किया जाए कि जहाँ पर बाकायदगी से क्लासें हों और बाकायदा वहाँ पर पेशेंट जो हैं इंडोर भी हों आउटडोर भी हों, तजुर्बात भी हों, अद्विया साजी भी हो। और इसी मिशन को देखते हुए हमने जब कॉलेज जिस वक्त हमने बनाया था उस वक्त भी हमने 10 बिस्तरों का अस्पताल इसके साथ रखा था। लेकिन बदकिस्मती से जब वो मिनिस्ट्री के लोग आए तो उन्होंने कहा कि क्योंकि वो रोड के इस तरफ थी एक बिल्डिंग और दूसरी इस तरफ थी, तो उन्होंने उस पर एतराज़ लगा के उन्होंने कहा जी एक ही बिल्डिंग में करें, तो फिर वो मुमकिन नहीं था कि अस्पताल भी एक साथ एक ही बिल्डिंग में एक जगह करते क्योंकि दोनों किराए की बिल्डिंग थी, तो वो ना हो सका। लेकिन बिल्कुल जहन में है और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम इसको दोबारा 10 से 15 बिस्तरों का अस्पताल से हम शुरू करेंगे। बाकायदा एक ज़मीन ले ली गई है, कासमी एजुकेशन सोसाइटी ने ज़मीन ली है बाकायदा एजुकेशन सोसाइटी के लिए, और उसमें कासमी तिब्बिया कॉलेज जो इंशाअल्लाह तिब्बिया कॉलेज भी डिग्री कॉलेज भी होगा और उसमें इंडोर पेशेंट्स के लिए भी हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ भी होंगी। हॉस्पिटल क्यों ज़रूरी है? हॉस्पिटल इसलिए ज़रूरी है कि ताकि हम पेशेंट्स को जब दाखिल करें तो अपने सामने देख सकें कि हमारी अद्वियात का और हमारे परहेज़ कराने का और हमारी डायग्नोस्टिक का क्या रिजल्ट है। जब तक ये नहीं होगा तब तरक्की नहीं करेगी माजरत के साथ, क्योंकि ज़ाहिर है हम पेशेंट को देते हैं दवाएं देते हैं, वो घर जाके दवाएं वक्त पे खाता है, कितनी खाता है, कितना परहेज़ करता है, तो वो हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता जो एक इंडोर पेशेंट से मिलता है। दुआ करें इंशाअल्लाह। तो वालिद साहब का एक मिशन था और वो उस वक्त भी उन्होंने कहा और हमेशा कहा कि फ़न तिब इल्म तिब सीखो और सिखाओ, और इसी की बुनियाद पर इसी फ़लसफ़े पर उन्होंने मुख्तलिफ जराइद भी हमारे शाया होते रहे उनके ज़माने में, उसके बाद भी 2013 तक ये रहे। लेकिन आजकल जो एक दौर है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद अब प्रिंट मीडिया की वो हैसियत नहीं रही। अब लाइब्रेरियों को भी लोग खोल के नहीं देखते हैं, जाते नहीं हैं, किताबों को देखना भी छोड़ दिया है, जो कि यानी कि गिरता हुआ हमारा ग्राफ है उसकी तरफ जा रहे हैं। हालांकि दुनिया भर में ऐसा नहीं है, दुनिया भर में अब भी लोग प्रिंट मीडिया को देखते हैं, अभी भी कुतुब का मुताला करते हैं, और जो लोग कुतुब का मुताला करते हैं उनके इल्म में और उनके फ़न में हमेशा तरक्की भी हो रही है और वो कर भी रहे हैं। और ये किताबें जो हम PDF पे देखते हैं, किताबें प्रिंट हुई हैं जब भी तो ये PDF पर है, लेकिन PDF पे आने से हमने सिर्फ इतना ही हिस्सा निकालना शुरू कर दिया जितना हमें सर्च करने की ज़रूरत पड़ती है, जबकि ऐसा नहीं है। किताब को मुकम्मल पढ़ना चाहिए
تو جبھی اس کے مندرجات اور تمام چیزیں اس کی سمجھ میں آتی ہیں. تو میں اپنے شاگردوں سے تو خاص طور پہ درخواست کروں گا کہ وہ کتابوں کو کھولا کریں، کتابوں کو دیکھیں اور پڑھا کریں اور ریفرنس بک پڑھا کریں. تو فکر قاسمی کا ایک نظریہ والد محترم نے دیا تھا اور اس کے تحت کافی پروگرام بھی ہوئے، اسلام آباد میں بھی ہوئے، کراچی میں بھی ہوئے، لیکن اس میں ایک طویل گیپ آ گیا تھا. تو میری یہ خواہش بھی تھی، میں بار بار میں کہتا بھی رہا کہ ہم ایک شروع کریں گے پروگرام فکر قاسمی کے تحت، کہ جس میں کسی بھی ایک مرض پر بات ہوگی، اس کے علاج معالجے میں بات ہوگی، اس کے تجربات پر بات ہوگی اور اپنے تجربات اس میں شیئر کریں گے. تو وہ کافی دن کے سوچ بچار کے بعد، اور سرور صاحب کافی عرصے سے کہہ رہے تھے کہ ہم اسکن ڈیزیز پہ ایک پروگرام کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے پھر اس کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا چلیں جس کی ابتدا قاسمی طبی کالج میں شروع کرتے ہیں، اور سلسلے میں پہلا یہ پروگرام ہم نے شروع کیا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ یہ پروگرام تگدود اور باقاعدگی کے ساتھ ماہانہ بیسس پہ تو نہیں، کم از کم 3 ماہانہ 6 ماہی ہم ضرور اس کو جاری و ساری رکھیں گے انشاءاللہ. تو اس سلسلے میں آج جو عنوان ہم نے چنا ہے اس کا جو ہے وہ اسکن ڈیزیز، یعنی کہ امراض جلد. امراض جلد آج ہمارے یہاں بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس کی وجوہات ہیں. اس کی وجوہات آپ کیمیکلز کا استعمال، ہمارے ماحولیات جو اس وقت بگڑتے جا رہے ہیں، کراچی جیسے عروج البلاد میں بہت زیادہ ٹریفک، عمارتوں کی تعمیر، درختوں کی کٹائی، یہ وہ ساری چیزیں، پھر ہماری غذائیں، پھر یہاں پر کوڑا کچرا نہ اٹھنا، پھر وہاں اس کو جلا دینا، یہ سارے عوامل مل کے یہاں پر جلدی امراض. پھر ہمارا لائف اسٹائل، اب ہم محنت و مشقت نہیں کرتے، ہمارے اسکن سے وہ ٹاکسک میٹیریل جو نکل جانے چاہیے پسینے کی شکل میں، محنت کی شکل میں نکلتے ہیں، ابزارب ہونے چاہیے ہماری باڈی میں، وہ ہم نہیں اس طرح سے ہم کر رہے ہیں، اور اس کے مسائل ہمارے سامنے جلد کی مختلف امراض کی شکل میں آ رہے ہیں. تو اس پر ہمارے ہونہار شاگرد اور فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، بلال شیخ، حافظ بلال شیخ صاحب، جو یہاں پر حجامہ کی بھی کلاسز لیتے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت اللہ تعالیٰ ان کے علم میں بہت ترقی دے، وہ اس سے محنت کر رہے ہیں. اور آج بھی انہوں نے ایک لیکچر تیار کیا ہے، تو وہ ابھی ملٹی میڈیا پہ آپ کو پیش کریں گے. اور سرور صاحب بھی اپنے تجربات سے مستفید کریں گے آپ کو، اور حکیم اشفاق صاحب باقاعدہ جو تیار کر رہے ہیں نسخہ داد و چنبل کے لیے شاید ہے، وہ اس کے اوپر بھی وہ اپنا ڈیمو پیش کریں گے. اور کچھ جو اپنے اساتذہ ہیں ہمارے، میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی اپنے تجربات یہاں شیئر کریں. ہمدرد کا ایک نسخہ ہے جو ہم نے دوران طالب علمی اپنے وہاں جب مطب ہوا کرتا تھا ہمدرد طبیہ کالج میں، تو نسخہ نمبر 10 اور معمولات مطب میں وہاں استعمال اب بھی ہوتا ہے، تمام مطبوں میں اکثر ہوتا ہے. میں نے بھی وہ مطب میں اپنے استعمال میں ہمیشہ رکھا ہے، اور اس کے بڑے اچھے رزلٹ ملے. باقاعدہ میں نے اس کو پسز میں بھی اس میں استعمال کرایا ہے، مختلف جلدی امراض میں استعمال کرایا ہے، خواتین کے امراض میں بھی استعمال کروایا ہے، اور بعض بار میں نے انفرٹیلیٹی میں بھی اس کا رزلٹ دیکھا ہے کہ اس میں جرم سیل میں بھی میں نے اس کا رزلٹ دیکھا ہے. شکایت تو لوگ کرتے ہیں اس کے کڑوے کی، بہت زیادہ کڑوا ہے وہ پینے میں، لیکن اس کے رزلٹ بہت اچھے ہیں. وہ اسی فارم میں استعمال کیا جائے، جوشاندے کی شکل میں یا فساندے کی شکل میں، دونوں موسموں میں اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے. تو وہ آپ لوگ اس کو اپنے معمولات بنائیں، اور وہ نسخہ نمبر 10 کہلاتا ہے. وہ معمولات مطب، ہمدرد معمولات مطب کا ایک بڑا نسخہ مشہور ہے وہ.
जी, रसौद भी है, नाकचू है, चाकसू है, इसमें पत्थर सफ़ेद है। हाँ, 900 नंबर है वो। तो ये आप लोग जब इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह रिजल्ट इसके मिलेंगे। तो बात ये हो रही थी कि अमराज जिल्द में हमें अपना लाइफ स्टाइल सबसे पहले सही करना होगा। हम अपने लाइफ स्टाइल खाने पीने में अपना देखें, ख़ास तौर पे अपने जिल्द का भी हिफाजत करें। हम विटामिन डी नहीं लेते बिल्कुल भी ना। सुबह विटामिन डी जो सुबह मॉर्निंग की जो फजर के बाद जो मिलती है, जो पहला सूरज की किरणें हैं, उससे बेहतर नहीं। विटामिन डी तो सारा दिन होती है, लेकिन उसमें क्योंकि तेज़ी आ जाती है हमारी धूप में और मौसम में, और भी मतलब है कि माहौलियात में चीज़ें शामिल होना शुरू हो जाती हैं, तो वो रिजल्ट नहीं है जो सुबह मॉर्निंग में मिलता है। ये तजुर्बात से भी है। तो और इसीलिए बुजुर्गों ने भी और तमाम साइंसदानों ने भी और अतिबा कराम ने भी यही कहा है कि सुबह की जो है वो सूरज की रोशनी जो है उसकी अफादियत से कोई इनकार नहीं कर सकता, और उसमें विटामिन D3 हम लेते हैं और हड्डियों के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत बेहतरीन उसका रिजल्ट है। तो इसका मतलब है कि मामलात में हमें सुबह उठना है। तो हम अपने जब लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाएंगे कि तो सुबह उठेंगे तो इंशाल्लाह ये हमें जो अल्लाह की नेमतें हैं इनसे हम मुस्तफ़ीद भी होंगे। तो सुबह फजर पढ़ें, फजर पढ़ने के बाद वॉक करें और उसके बाद धूप भी लें, तो इंशाल्लाह उस वॉक के, उस धूप के जो अफादियत और वो चीज़ें मिलेंगी। और उसके अलावा भी जो रिस्क में बरकत आएगी, क्योंकि सुबह का उठना रिस्क में बरकत है, रिस्क आपको मिलेगा। और अब साइंस भी कहती है कि सुबह जो लोग देर से उठते हैं, सुबह 10 बजे के बाद, ऐसे लोगों में हार्ट अटैक का जो है वो अंसर जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वो ब्लड प्रेशर उस वक्त बढ़ता है। तो अक्सर लोगों की अमवात भी सुबह के बाद होती हैं, वो इसी वजह से होती हैं कि उनको अटैक आते हैं कि वो उनके मामूलात ऐसे नहीं हैं। तो अपने मामूलात को चेंज करें, सुबह उठने को मामूल बनाएं, तो इंशाल्लाह इसके रिजल्ट मिलेंगे। दूसरे ये कि खाने पीने में, ये आजकल जो फार्मी मुर्गी है, जो फार्म की है, इससे बहुत बचें। ये सबसे ख़राब है हमारी सेहत के लिए। और इस वक्त मौजूद भी लोग बना हुआ है, अक्सर आप देखते होंगे कि सोशल मीडिया पर भी उसके बारे में बताया जाता है, क्योंकि उसमें हार्मोन्स उसमें दिए जा रहे हैं उसको, और उसकी जो फीड है वो भी कचरे से, और वो खून उसका, मुर्गियों का, मछलियों का खून पुराना सड़ा हुआ सब चीज़ें सारी उससे वो तैयार करके वो दी जा रही है। तो वो टॉक्सिक मटेरियल उसको दिया जा रहा है, और वो टॉक्सिक मटेरियल हमारे लिए इंतहाई ख़तरनाक है, और वो जल्दी अमराज बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मामनत कर रहा है, इसलिए उनसे बचें। फिर वो हमारे हार्मोनल सिस्टम को भी ख़राब कर रहा है। इस वक्त जो आजकल देखने में आ रही हैं कि सारी ये जो बीमारियां हैं, ख़ासतौर पर डायबिटिक है या स्किन डिजीज़ है या हार्मोनल और प्रॉब्लम ख़वातीन में, बच्चियों में, मर्दों में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है, तो सारी मैं ये देख रहा हूँ, और मैंने काफ़ी उसमें देखा है कि अगर हम फार्मी मुर्गी से अवॉइड कराते हैं तो रिजल्ट अच्छे भी मिल रहे हैं और उनके मामला काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। मुख्तलिफ सिस्ट हो रही हैं लोगों, बच्चियों के PCO आ रहे हैं, सारी शिकायतें अक्सर आ रही हैं। तो ये सब हमने देखा कि उनको जब हमने बंद कराई हैं काफ़ी अर्से जब उन्होंने बंद किए तो उसमें नमूदार हुई हैं कि चेंजेस आई हैं और बेहतरी की तरफ हो गए। तो इस पर ज़रा गौर करें आप लोग, और इसको अपने लोगों को भी बताएं, इर्द गिर्द माहौल में बताएं, ताकि हम इनसे दूर बचें और अपना करें। दूसरे ये कि आजकल यानी कि चॉकलेट्स का इस्तेमाल, जो फॉरेन चॉकलेट्स हैं उनका इस्तेमाल, उससे भी देखें। खुश्क दूध से बचें। खुश्क दूध भी जो है आपको पता नहीं हो कि कहाँ से वो हासिल करके इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भेड़ कहते हैं या कुछ कहते हैं, कुछ पिग्स का भी कहते हैं। तो बेहतर है कि हम अपने नेचुरल उसमें दूध की तरफ जाएं और उसका इस्तेमाल करें। और खाने पीने में, सोने में, जागने में जितना हम अपना वो करेंगे तो इंशाल्लाह जल्दी अमराज में बहुत ज़्यादा आपको नुमाया यानी कि तदाबीर से आपको फ़र्क नजर आएगा। तदाबीर अगर आप ये किस्म के रखेंगे तो उससे बेहतर होगा। फिर हमारे यहाँ इस्तेमाल साबुन, शैम्पू, ये सारा ये भी हमारी स्किन के ऊपर प्रॉब्लम डाल रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं जिन पर आप लोगों को ज़ाहिर है कि इसके स्टूडेंट भी हैं और आप लोग इसको समझते भी हैं, अतिबा कराम तो ज़ाहिर है कि प्रैक्टिस में भी हैं। तो बेहतर है कि हमें इस पर तवज्जो देनी चाहिए और इस पर सख्ती के साथ अपने मिलने जुलने वालों को बताना चाहिए, उस पर अमल कराएं। तो इंशाल्लाह हम इस मर्ज़ पर भी
जो बे काबू होता जा रहा है, इस पर जल्द से जल्द इंशाल्लाह काबू कर लेंगे। तो मैं ज़्यादा हाई नहीं होना चाहता क्योंकि अभी प्रोग्राम चलता रहेगा और काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर, अभी उसका भी तैयारी की तरफ जा रहा है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा कि जनाब प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए और इसमें जो तरतीब है उस तरतीब से इसको आगे बढ़ाएं। और भी कोई अगर स्टूडेंट अगर चाहता है कि अपने तजुर्बात या अपने सवालात इस मर्ज़ के बारे में पूछना चाहता है तो इजाज़त लेके वो भी सवाल कर सकता है या बात कर सकता है। बाकी सबका मैं एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ आने वाले मेहमानों का, बच्चों का, और शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।